आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में न लें, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई यह अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। अपने शोध के सिलसिले में वे कई वर्षों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें यह विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विशाल शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। डॉक्टर मर्फी ने उस शक्ति को द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति नाम दिया। इस वीडियो में हम इस शक्ति के बारे में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप हर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं जो हमें सफलता की सीढ़ियों तक ले जा सकते हैं, जिनके सहारे हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, बशर्ते आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा और आप सफलता की हर ऊंचाई को छू पाएंगे। यदि आप भी जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी बात को नजरअंदाज न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। आपके भीतर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि लोहे का एक टुकड़ा जिसमें चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर हो, अपने खुद के वजन से 12 गुना ज्यादा वजन आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें से चुंबकत्व हटा दें तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनमें चुंबकीय शक्ति होती है, जो विश्वास और आस्था से भरे होते हैं, जिन्हें यह पक्का पता होता है कि वे जीतेंगे और सफल होंगे, और दूसरे वे लोग जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे सहमे रहते हैं, हर चीज पर शक करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें, अवचेतन मन की शक्ति को। इसे समझें और इसे अपने जीवन में उतारना शुरू करें। अब हम यह समझेंगे कि यह अवचेतन मन आखिर है क्या। क्या आपका मस्तिष्क वास्तव में एक ही है, लेकिन उसके 2 अलग अलग हिस्से हैं? इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। एक रेखा इन दोनों हिस्सों को अलग करती है। इन दोनों के कार्य मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। हर हिस्से के पास अलग अलग शक्तियां और गुण हैं। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन, जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जिस तरह से आप बाहर से नजर आते हैं वह चेतन मन है, और जो मन आपके भीतर है जो दिखाई नहीं देता वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारुसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अपने गले को लेकर डर सताता था। उनकी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती थीं, उनका चेहरा पसीने से भीग जाता था। वे शर्म और घबराहट के मारे मंच के पीछे चले जाते थे। कुछ ही पलों बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने प्रस्तुति देनी थी, लेकिन दर्शकों को देखते ही उन पर डर का भाव हावी हो गया। वे कांपते हुए बोले, मैं गा नहीं सकता, सब मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम की ओर जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक गए और जोर से चिल्लाए, भाग जा, डर, तुझे भागना ही होगा, तुझे यहां से भागना ही होगा। इसके बाद वे फिर से मंच पर गए, सीना तान कर खड़े हुए और इस तरह बोले, जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भावनाएं बहने लगती हैं, और ये नकारात्मक भावनाएं चेतन मन को डर, आशंका और निराशा से भर देती हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो एनरिको कारुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के खिलाफ पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाएं
और अपने मन में कहें, मेरा खुद पर पूरा नियंत्रण है, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, यह बहुत आसान है। जब आप इस तरह से अपने चेतन मन को आदेश देते हैं तो आपका अवचेतन मन शांति और सामंजस्य से भर जाता है। आपके भीतर उत्साह और शक्ति का संचार होता है और आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके उस बगीचे में किस तरह की फसल उगेगी? जाहिर है आपके बगीचे में सिर्फ वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। इसी तरह हम भी पूरे दिन अपने मन के बगीचे में अपने विचारों के बीज बोते रहते हैं। अब विचारों के ये बीज आते कहां से हैं? ये हमारी आदतों से पैदा होते हैं। अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कांटेदार झाड़ियां बोएंगे तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? ठीक वैसे ही जैसे विचार आप अपने मन में बोते हैं वैसे ही नतीजे आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपने चेतन मन कॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार क्यों लाने चाहिए। इसका जवाब यह है कि अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसका काम बस उन विचारों को हकीकत में बदलना होता है जो चेतन मन सोचता है, चाहे वे विचार सही हों या गलत। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह बात एक बार में समझ नहीं आई तो पीछे जाकर इसे दोबारा सुनें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वह उस व्यक्ति को जान से मार देना चाहता है। वह बार बार यही कहता रहता है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा। बार बार ये बातें दोहराने से ये सारी बातें उस व्यक्ति के अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ देंगी। फिर अलादीन के चिराग से निकले जिन्न की तरह अवचेतन मन भी कहेगा, मेरे मालिक का जो भी हुक्म हो, और वह ऐसे हालात पैदा कर देगा कि एक दिन वह व्यक्ति सचमुच किसी का खून कर बैठेगा। अब किसी की जान लेना तो बहुत ही बुरा काम है, तो फिर अवचेतन मन ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसका काम तो बस उन विचारों को हकीकत में बदलना होता है जो चेतन मन सोचता है, चाहे वे विचार सही हो या गलत। इसी तरह अगर कोई छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है और बार बार यही कहता है, मैं टॉप करूंगा, तो अगर वह बार बार यह दोहराकर मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, इस विचार को अपने अवचेतन मन में बिठा लेता है, तो एक बार फिर उसका अवचेतन मन कहेगा, मेरे मालिक का जो भी हुक्म हो, और वह ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप इतनी कड़ी मेहनत करने पर मजबूर हो जाएंगे कि परीक्षा में सचमुच टॉप कर जाएंगे। यह अवचेतन मन उन हर चीजों को हकीकत में बदल सकता है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इसलिए आपके मन में आने वाला हर विचार महत्वपूर्ण होता है। अपने मन में केवल उन्हीं विचारों को जगह दें जो आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसे विचारों को मन में न आने दें जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करते हैं। अपने मस्तिष्क में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को प्रवेश न करने दें। अध्याय 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह होता है। वह केवल नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है जो सभी बॉयलरों, मशीनों और उपकरणों को चलाते हैं। मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं जो वह अपने कंपास और अन्य उपकरणों के आधार पर देता है। भले ही वे आदेश गलत या अधूरे क्यों ना हों, भले ही कप्तान उन्हें कोई भी आदेश दे, वे बिना कोई सवाल किए उसका पालन करते हैं। भले ही ऐसा करने पर वे किसी पहाड़ से ही क्यों ना टकरा जाएं, क्योंकि उनका काम केवल आदेशों का पालन करना है। कर्मचारी कप्तान पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, वे बस आदेशों का पालन करते हैं। ठीक वैसे ही आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, आपके जीवन जहाज का कप्तान और मार्गदर्शक है। आपका चेतन मन जिस भी बात पर विश्वास करता है और जिसे सही मानता है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बिना कोई सवाल पूछे उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। वह बात सही है या गलत, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप अपने चेतन मन से किसी शब्द या वाक्य को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच कर दिखाता है। भले ही वह बात सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक बात बार बार कहते हैं, जैसे कि यह बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं होशियार या बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बेकार हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है, या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है।
और वह ठीक वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है जिनके कारण आपके लिए उस चीज को पाना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप घूमने नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, या मैं ये सूट या पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक ये जान लीजिए कि आपका अवचेतन मन और शरीर आपके इन नकारात्मक आदेशों का ही पालन करेंगे और आप अपना पूरा जीवन अभावों में ही बिताएंगे। लेकिन अगर इसके बजाय आप यह कहें कि यह बहुत आसान है, मैं बहुत होशियार और बुद्धिमान हूं, मैं 100% अमीर बनूंगा, या मैं ये कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप की यात्रा पर जा सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल पूछे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा और वह ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देगा जिनके द्वारा आप उस चीज को निश्चित रूप से हासिल कर लेंगे। यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, आइए एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी बेसब्री से इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह ऑडिशन में 3 बार असफल हो गई। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, फिर भी वह असफल रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वह खुद से यही कहती रहती थी कि लोगों को मैं पसंद नहीं आऊंगी, उन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि शायद मेरा चुनाव नहीं होगा। उसके अवचेतन मन ने उसकी इन नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हें उसके सामने एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वह असफल हो गई। इस तरह उसने अपने डर पर काबू पाया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में जाती थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गई और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूं, मैं गाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मैं गाऊंगी और एक मधुर आवाज में गाऊंगी। और उसने शांत आवाज में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने शब्दों को दोहराया। फिर उसने दिन में 3 बार अभ्यास करना जारी रखा और हर बार उसी बात को 5 से 10 बार दोहराया। महीने के आखिर तक उसका उत्साह और आत्मविश्वास पूरी तरह लौट आया था। वह तैयार हो गई और जब उसे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही मधुर आवाज में गाया और उसका चयन हो गया। अगर जिंदगी में कभी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आए तो आपको इस तकनीक का 100% इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप सफल होंगे। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को बदलने की शक्ति आपके अवचेतन मन में निहित है। आप अवचेतन मन पर जो कुछ भी अंकित करते हैं उसे पूरा करने के लिए अवचेतन मन जमीन आसमान एक कर देता है। यह बस एक ही काम करता है, इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार ही अंकित करने चाहिए। कई बार आपको सुबह 4 बजे उठना होता है। ऐसे में आप 4 बजे का अलार्म लगाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने अपने मन में यह बात दोहराई थी कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। यह बात आपके अवचेतन मन पर अंकित हो गई कि आपको 4 बजे उठना है। फिर आपके अवचेतन मन ने अपना काम शुरू कर दिया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही आपको जगा दिया। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने अवचेतन मन को सुझाव दें। ये सुझाव उन चीजों से जुड़े हो सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप दिन रात यह कह सकते हैं कि मैं अपने हर काम में अमीर बन रहा हूं, मेरा बिजनेस दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, मैं अमीर बन रहा हूं, मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल रही हैं, मैं एकदम सही, आदर्श, शक्तिशाली, प्रेम से भरा, पूरी तरह से संतुलित और खुश हूं। आपको यह लगातार 21 दिनों तक करना होगा और उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
ऐसी चीजें होने लगेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने अवचेतन मन को ऐसे विचारों से भर लें जो आपको खुशी, समृद्धि, प्रेम, आनंद और उत्साह देते हों। इसका नतीजा यह होगा कि आपके वे नकारात्मक और जहरीले विचार जिन्होंने आपके मन में डेरा जमा रखा है, वे हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। हां, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे, और एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपकी जमीन से आसमान तक पहुंचने की यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखें, जिस तरह पानी किसी पाइप में जाकर उसी का आकार ले लेता है और बहने लगता है, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी हमारे अंदर के विचारों पर ही निर्भर करती है। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन काल में जब आज की तरह बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते थे, तब भी लोगों का बीमारियों का इलाज किया जाता था और वे ठीक भी हो जाते थे। उस समय इंसान बीमारियों से मुक्त रहते थे। इलाज करने का ज्ञान केवल पुजारियों और धार्मिक गुरुओं तक ही सीमित था। लोगों का मानना था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसी विशेष शक्तियां दी हैं जिनसे वे लोगों को ठीक कर सकते हैं। ये पुजारी और धार्मिक गुरु इलाज करने के लिए मंत्रों, ताबीजों, अंगूठियों या यादगार चीजों का इस्तेमाल करते थे। वे इस तरह से प्रयोग करते थे कि जब कोई बीमार पड़ता था तो लोग उसे इन पुजारियों या धार्मिक गुरुओं के पास ले जाते थे, और वे केवल मंत्रों और ताबीजों की मदद से ही उनका इलाज कर देते थे और मरीज ठीक भी हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वे मरीज केवल ताबीजों या मंत्रों की वजह से ही ठीक हुए थे? लेखक का कहना है कि वे केवल मंत्रों या ताबीजों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन की शक्ति की वजह से ठीक हुए थे। जैसा कि हमने पहले देखा, लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें उन पर पूरा भरोसा था कि वे उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता था, उसे यह महसूस होने लगता था कि अब वह जरूर ठीक हो जाएगा, और यह बात उसके अवचेतन मन में गहरे तक बैठ जाती थी कि अब वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, जो विचार अवचेतन मन में बैठ जाता है वह हकीकत का रूप ले लेता है, और इसी वजह से वे मरीज ठीक हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, आपको नतीजे उतनी ही जल्दी मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह प्राचीन काल में पुजारी और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज किया करते थे, ठीक उसी तरह आज के आधुनिक युग में भी लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। आज डॉक्टर और अस्पताल तो मौजूद हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर तो सिर्फ जख्म पर पट्टी बांधता है, उसे भरने का काम तो ईश्वर ही करता है। यहां भगवान शब्द का इस्तेमाल अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया है। ठीक करने की शक्ति तो वही है, भले ही उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, जैसे प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन असल में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उसके पास एक नया उपकरण है जिससे उसे विश्वास था कि वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रख दिया। मरीज ने उस नए उपकरण की कल्पना की। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। एक युवती डॉक्टर के पास आई और उसे लिखकर बताया कि पिछले 4 हफ्तों से उसकी आवाज चली गई थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की। मुझे यह बात सच लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि खोई हुई आवाज कभी कभी बिजली के झटके से वापस आ जाती है, और यह तरीका सुझाव, सजेशन के असर से आसानी से आजमाया जा सकता है। मैंने बिजली का उपकरण मंगवाया और बस उसका स्विच दबाकर उसे चालू कर दिया। मैंने उसे यह महसूस कराया कि उसे बिजली का झटका दिया जा रहा है, जबकि असल में उसे कोई झटका नहीं दिया गया था। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब तुम जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे अक्षर ए दिखाया, फिर AB, और बाद में मारिया शब्द दिखाया। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई। इन दोनों ही उदाहरणों में किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि उसके पास जो भी चीज है उससे वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन मन ने इस बात को मान लिया
और उन्हें ठीक कर दिया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर पल बदलती रहती हैं। वे हर दिन मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं। हर 11 महीने में हमारे पूरे शरीर की पुरानी कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक नजरिए से अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप सिर्फ 11 महीने पुराने हैं। अगर आप ईर्ष्या और द्वेष के विचारों को अपने शरीर में वापस आने देते हैं तो इसके लिए आप खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे को दूर करने का तरीका रोशनी है, ठंड को दूर करने का तरीका गर्माहट है, वैसे ही नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छी बातों की घोषणा करें, बुरी बातें अपने आप गायब हो जाएंगी। अध्याय 6, आप जो परिणाम चाहते हैं उन्हें कैसे पाएं। अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाने का सबसे अच्छा समय ठीक सोने से पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और छवियां जो आपकी इच्छाओं को नकारती हैं और उन्हें आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किए जाने से रोकती हैं, अब मौजूद नहीं रहती। जब आप अपनी इच्छा के पूरा होने और अपनी उपलब्धि की वास्तविकता की कल्पना करते हैं, जब आप रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा कर देता है। स्वास्थ्य की भावना से ही स्वास्थ्य का जन्म होता है। धन की भावना से ही धन का जन्म होता है। अब मुझे बताइए कि आपकी भावना क्या है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करना। आप वही बनते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के सच होने की कल्पना करें। विश्वास करें कि वे इच्छाएं सच हो रही हैं और शांति से सोएं तथा खुशी से जागें। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इच्छा वास्तव में सच हो जाएगी। याद रखें, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो सोने से पहले अपनी किसी भी समस्या का उत्तर पाने की जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन को सौंप दें। वह आपको उसका उत्तर अवश्य देगा। दोस्तों, यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और ऐसा निश्चित रूप से होगा। आगे आने वाले बिंदु और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अध्याय 7, धन और अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके धन कैसे प्राप्त करें। धन चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करने का सही तरीका। आप एक काम करें, हर दिन सोने से पहले और सुबह जागने के बाद इन 2 शब्दों को 5 मिनट तक दोहराएं। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है, धन और सफलता। इसे किसी लोरी की तरह बार बार दोहराएं और आप इसके परिणामों को देखकर चकित रह जाएंगे। धन विशाल हिमकणों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगा। लेखक बताते हैं कि एक बहुत ही चिंतित व्यापारी मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे अपने कार्यालय आने के लिए कहा। चुपचाप बैठें और इस बात को बार बार दोहराएं, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद इस बात को दोहराने से उसका चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे नतीजे मिले। आप भी यही तरीका अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने ऐसा किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें नतीजे इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डर के ख्यालों में खो गए और उन्होंने उस अच्छे विचार को नकार दिया जिसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी। जब आप सुबह जमीन में कोई बीज बोते हैं और दोपहर तक अगर वह पौधा नहीं बनता तो क्या आप जमीन खोदकर उसे उसी दिन बाहर निकाल लेते हैं? आप उसे बढ़ने के लिए समय देते हैं, उसे जड़ जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार आपको तुरंत नतीजे नहीं मिलते। इसलिए आपको उस विचार को अपने अवचेतन मन में गहरे उतरने के लिए समय देना चाहिए। आपको उस विचार को जड़ जमाने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब धन का विचार आपके अवचेतन मन में जड़ जमा लेता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अपनी कल्पना से भी कहीं ज्यादा धन मिल रहा है। अध्याय 8, धन के शाही रास्ते पर कैसे चलें। यहां एक आसान तकनीक दी गई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसी शांत कमरे में जाए और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और दिन में कई बार इस वाक्य को दोहराएं,
मुझे पैसा पसंद है। मैं इससे प्यार करता हूं। मैं इसका इस्तेमाल समझदारी से, रचनात्मक रूप से और विवेकपूर्ण ढंग से करता हूं। मेरे जीवन में पैसे का निरंतर प्रवाह बना रहता है। मैं खुश हूं। मैं इसे खर्च करता हूं और यह चमत्कारिक तरीकों से कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैसा भारी मात्रा में मेरी ओर बहकर आ रहा है। मैं इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक खुशहाली बढ़ाना चाहता हूं। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूं। गरीबी में दिन बिताने का असली कारण। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन काट रहे हैं और अपने महीने के खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, वे हैरान होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। वे लगातार उन लोगों की बुराई करते हैं जो जीवन में बहुत सफल हुए हैं और जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बहुत ही बदमाश होते हैं। वे लोगों का खून चूसकर अमीर बने हैं। वे बेईमान और भ्रष्ट हैं और इसीलिए वे हमेशा अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं। और ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिस भी चीज से नफरत करते हैं, चाहे वह आपके दोस्त हों, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार या दौलत, अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते, हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते हैं और उसकी बुराई करते रहते हैं, तो वह आपसे दूर चला जाएगा। ठीक इसी तरह जब आप सफल होते हैं और अगर आप अमीर लोगों को पसंद नहीं करते या उनकी बुराई करते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और मुड़कर आपकी तरफ देखता भी नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप किसी सफल और अमीर इंसान को देखें तो कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप सफल और अमीर लोगों के बारे में अपने अवचेतन मन में अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको इतनी दौलत देगा कि आप उसे गिन भी नहीं पाएंगे। अध्याय 9। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अगर आपने पिछले अध्याय पढ़े हैं तो अब तक आप जान गए होंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह बाहरी दुनिया में सच होकर सामने आती है। अगर आप एक महिला हैं और एक आदर्श पति को आकर्षित करना चाहती हैं, तो इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और विशेषताओं की छाप छोड़ें जो आप अपने होने वाले पति में देखना चाहती हैं। यहाँ एक बेहतरीन तरीका बताया गया है जिससे आप एक आदर्श पति को आकर्षित कर सकती हैं। रात को एक कुर्सी पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। आराम करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एकदम शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और खुशी को और बढ़ा सकती हूं। उसे मेरे आदर्श पसंद है और मुझे उसके आदर्श पसंद है। वह मुझे बदलकर कोई नया इंसान नहीं बनाना चाहता और न ही मैं उसे बदलकर कोई नया इंसान बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्यार, आजादी और सम्मान है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें? अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए नीचे दिया गया सकारात्मक संकल्प दोहराए। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। यह वही महिला है जिसके साथ मिलकर हम एक आदर्श जोड़ा बनेंगे। वह आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है। वह मिलनसार, शांत और खुश मिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। मुझे पता है कि मैं इस महिला को प्यार, रोशनी, शांति और खुशी दे सकता हूं। मुझे महसूस होता है और मेरा मानना है कि मैं इस महिला की जिंदगी को शानदार बना सकता हूं। अब मैं अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी ही तस्वीर बनाएं जैसी वह होनी चाहिए। खुश, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति की भी वैसी ही तस्वीर बनाएं। अगर आप उस मानसिक तस्वीर को वैसा ही देखते रहेंगे जैसा उसे होना चाहिए, मजबूत, शक्तिशाली, प्यार करने वाला, नेक इरादों से भरा और दयालु, तो आपको लगेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग जैसी बन गई है, जिसमें पूरी तरह से तालमेल और शांति है। अध्याय 10। मन से हमेशा जवान कैसे रहें। आप उतने ही जवान हैं जितना आप खुद को मानते हैं। हर कुछ सालों में मैं लंदन के कैक्टस हॉल में एक भाषण देता हूं। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आए
और उन्होंने मुझे बताया कि वे 84 साल के हैं। वे हर सुबह ऑपरेशन करते हैं और दोपहर में मरीजों को देखते हैं। शाम को वे मेडिकल और साइंटिफिक पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं। उनका नजरिया यह था कि वे उतने ही उपयोगी हैं जितना वे खुद को मानते हैं, और उतने ही जवान हैं जितने उनके विचार हैं। उन्होंने मुझसे ठीक वही बात कही जो मैंने अभी अभी आपसे कही है। यह सच है कि इंसान उतना ही जवान होता है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही कीमती होता है जितना वह खुद को समझता है। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी जवान बने रहते हैं। दिमाग ही सबसे बड़ी चीज है। बुनकर, वास्तुकार, डिजाइनर और मूर्तिकार, नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी पूरी तरह से सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम अर्नेस्टीन शुमान हैक ने दादी बनने के बाद अपनी संगीत की सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 साल की उम्र में एक वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपनी सबसे महान पेंटिंग बनाई। सीओ साइमनाइट्स ने 80 साल की उम्र में कविता का पुरस्कार जीता। लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी विश्व का इतिहास लिखना शुरू किया, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सबसे बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन ने 85 साल की उम्र में भी बहुत कड़ी मेहनत की। लोगों को एक महान सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए। इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह अपने दिल में सोचता है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप जिंदगी में अपनी दिलचस्पी खो देते हैं और सपने देखना बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा जवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और यही हमारे चैनल का नाम भी है। हाँ, सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच जरूर होते हैं। और आखिर में मैं आपको पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं, और वह लाइन यह है: इंसान अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी सोचता है, जिंदगी में वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, यह किताब इतनी अच्छी है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए, ताकि इस किताब की बातें हमारे दिल और दिमाग की गहराई तक पहुंच सकें, और हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अपनी जिंदगी बदल सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। सपने सच जरूर होते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की सीरीज लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें और सपने देखते रहें, क्योंकि सपने सच जरूर होते हैं।